नमस्कार साथियों। कल हम लोगों ने समाजशास्त्र का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी और उसी कड़ी में आज से हम लोग समाजशास्त्र का दूसरा क्लास रहेगा उसी कड़ी में। तो उसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना किसी भूमिका के स्टार्ट करते हैं। आइए। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से शुरू किया था। रॉबर्ट बीर स्टीड ने जो कहा है कि समाजशास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। तो हम लोगों ने कल इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात की थी कि ये कहाँ से शुरू हुआ, और थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको कि आर्कियोजोइक युग में जीवन की उत्पत्ति, सीनिजोइक युग और प्लास्टोसीन काल में मानव की उत्पत्ति, और उसके बाद ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रागैतिहासिक काल, वो काल जब मानव के पास भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी, वो लिख नहीं सकता था। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, जब उसके पास भाषा भी थी लिपि भी थी लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जहाँ भाषा भी थी लिपि भी थी और उसको पढ़ लिया गया है, जहाँ से लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो ये रॉबर्ट बीर स्टीड ने जो कहा, इसका इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है। तो आज हम समाजशास्त्र के इतिहास पे बात करेंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो टीवी बोटोमोर ने, इन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के 5 चरण, ये प्रमुख 4 चरणों की चर्चा की है। उसमें पहला चरण जो अवस्था शुरू होती है, ये पश्चिमी समाजों में जो अध्ययन किए गए हैं, विशेष रूप से प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक जो 427 बीसी 347 बीसी के बीच में लिखी गई है, और अरस्तु की बुक एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इस किताब में प्राचीन समय में लोगों के जीने का तरीका क्या था, उनका वे ऑफ लाइफ क्या थी, उनका व्यवहार करने के तरीके क्या थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो वो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका क्या वर्गीकरण था, इस सब पे इन्होंने चर्चा की है। एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। अरस्तु ने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल। अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व तो नहीं है, और समाज ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यानी एक जानवर से मनुष्य बनाने का काम व्यक्ति को समाज में रह के ही वो सामाजिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज ये सब सीखता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी काल में लुकेशियस, सिसरो, इनका कार्यकाल आप देख लेंगे, सेंट अगस्टाइन, और मनु की जो मनुस्मृति काफ़ी चर्चित बुक है वो इस पीरियड में लिखी गई है। कौटिल्य का मनुस्मृति विशेष रूप से जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की बात की गई उसको जस्टिफाई करती है, और कई बार आपने देखा होगा समाज में कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया है। कौटिल्य, जिन्हें हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया किसी उसमें, तो आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र की पुस्तक ना होके ये मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कृषि, न्याय और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है इसमें। ये ध्यान रखना है आपको। इसको आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ उस समय की तात्कालिक मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, क्या परिस्थितियां थी, कैसे राजा को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसका एक मॉडल इसमें दिया गया था। और 8 प्रहर में बांट के उन्होंने एक आदर्श राजा के कर्तव्य भी बताए थे।
उस समय सामाजिक व्यवस्था आपकी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें से क्या नहीं है या क्या है, इस तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, न्याय और सामाजिक व्यवस्था, इन चीजों का वर्णन किया गया था। आगे चल के जब समाजशास्त्र के इतिहास की बात करेंगे, अभी ये भी बैकग्राउंड ही चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि अभी समाजशास्त्र का जन्म नहीं हुआ है। और उससे पहले, क्योंकि समाज का उदय कब हुआ, जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर होश संभाला और सामूहिक जीवन स्टार्ट किया, गुफाओं से बाहर निकला। जैसे मध्यपाषाण काल में जब ग्लोब पर बर्फ पिघलने लगी, क्लाइमेट चेंज हुई, उससे पहले कई वर्षों तक मनुष्य जो गुफाओं में ही रहता था। जब वो बाहर निकला तो उसने अपने जैसे ही कुछ व्यक्तियों को देखा, तो वहाँ से उनकी अंतःक्रिया और सामाजिक संबंध स्टार्ट हुए। तो जब से मनुष्य ने रहना, समाज में रहना शुरू किया, तब से उसके कुछ न कुछ नियम उसने डेवलप किए थे। तो वो सब कुछ समाजशास्त्र के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन इसको हम अतीत में बात मतलब समझेंगे। इसको, इस स्टेटमेंट को हम अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज, 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी, ये बिफोर क्राइस्ट। और ये है आपका इस जो सेकंड स्टेज है, इसमें खास बात ये रही कि तार्किक ढंग से समाज को समझने पर बल दिया गया। उससे पहले धार्मिक तरीके से चीज़ों को सोचने का नज़रिया जो था वो धार्मिक था, यहाँ पर रेशनल हुआ है। थॉमस एक्विनास दांते इस काल के प्रमुख विद्वान हैं, और इन्होंने मनुष्य को सामाजिक प्राणी, जो अरस्तु ने कहा था, इसको जस्टिफाई किया है। और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार नामक अवधारणा का इन्होंने समर्थन किया। सरकार, गवर्नमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये सेकंड स्टेज में इस समय के जो थिंकर हैं उन्होंने ये चीज दी। तो ये यहाँ से पूछा जाता है, सरकार नामक अवधारणा सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आई, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। थर्ड स्टेज है 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी मानी जाती है। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग शुरू हो गया था। हॉब्स, लॉक, रूसो। जॉन लॉक और रूसो, इन्होंने मिलकर एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये तीनों लोगों के नाम से जानी जाती है। इन तीनों लोगों ने अपनी किताबों में इस सिद्धांत को जस्टिफाई किया अलग अलग तरीके से। उस पर आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इनका कहना ये था कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी कभी भी किसी पे आक्रमण कर देता था। कहीं से आदमी रात में सो रहा है, पता लगा कहीं से कोई आया और आक्रमण कर दिया, उनका सब लूट के ले गए, मार दिया लोगों को। तो ये व्यवस्था पूरे चारों तरफ यही थी कि आक्रांता आते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट करके ले जाते थे। किट्स की लाठी उसकी भैंस, यही संस्कृति थी एक तरीके से। तो इस चीज को
इससे हम लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इन लोगों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ताकि लोग अपने स्वेच्छा से अपने समाज से कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें जिसके पास पूरी अथॉरिटी हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, और वो ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए वो चीज़ हो, जो भी उनमें से गलत काम करे उसको वो संस्था सज़ा दे। तो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से स्वेच्छा से समाज में सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी समाज के लोगों ने अपने आप एक समझौता किया कि हमें एक सरकार या राज्य की एक जो संकल्पना है, जो आज हम मॉडर्न स्टेट देखते हैं, तो वो राज्य की कल्पना सामाजिक समझौते के सिद्धांत यहाँ आई। ओके, तो ये पूछा जाता है ये सिद्धांत किसका है, और इसमें से सवाल ऐसे आएगा, निम्न में से कौन, जैसे क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, रूसो और एक कोई और, मान लीजिए ए बी डी, समबडी, और तो ये तीनों हैं, ये नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। इस अवस्था में जो है एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक सर थॉमस मूर की किताब है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श राज्य, एक आदर्श राज्य की कल्पना। तो ये पूछा जाता है किसने लिखी, किसकी किताब का नाम है, ये अक्सर पूछी गई है। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये आप ध्यान रखेंगे। इसी काल में बिको नामक एक विद्वान है, उनकी किताब द न्यू साइंस, सामाजिक शक्तियों को दुष्पूर्ण व्याख्या की, माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि जनसंख्या वाले जो डेमोग्राफी चैप्टर है इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दें आपको कि माल्थस ने अपना जो सिद्धांत एक 1798 में एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन लिखा, और इस सिद्धांत ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लोगों को चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। इन्होंने ये कहा कि समाज में जनसंख्या ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ज्यामितीय गति से, गुणात्मक तरीके से, जबकि खाद्य सामग्री जो है वो अंक गणितीय रूप में बढ़ती है। तो और इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक 25 वर्ष में किसी भी समाज की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। 25 वर्ष में समाज की जनसंख्या डबल हो जाती है, और ये बढ़ती कैसे है, जनसंख्या गुणात्मक मल्टीप्लिकेशन में, 2, 4, 8, मतलब इस अनुपात में बढ़ती है, 2 into 4, इस तरीके से गुणात्मक रूप में।
और जबकि खाद्य सामग्री अंक गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस अनुपात में बढ़ती है। तो ये जो रेशियो है बढ़ने का, जनसंख्या ये ज्योमेट्रिकली बढ़ती है और हर 25 साल में डबल हो जाती है। तो माल्थस ने ये कहा कि अगर समाज को अपने सदस्यों को जीवित रखना है तो इसके दो ही तरीके हैं, तो खाद्य सामग्री बढ़ाइए जिससे सबको प्रॉपर भोजन मिले, और या दूसरा तरीका है कि जनसंख्या को कम कीजिए। तो माल्थस ने अपनी थ्योरी में समझाया कि खाद्य सामग्री को एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर हम 1 बीघा खेत में अगर गेहूँ बोते हैं, गेहूँ की बात करते हैं, तो पहले अपने नॉर्दर्न रीजन में या पंजाब इस क्षेत्र में हरित क्रांति नहीं हुई थी, उससे पहले 1 बीघा में 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल की उपज होती थी। आज 4 से 5 क्विंटल, लेकिन मैक्सिमम 5 क्विंटल है पंजाब वगैरह में, जो बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत अच्छे से खेती करते हैं। वरना साधारण जगह आज भी 3 साढ़े 3 बीघा 3.5 क्विंटल का 1 बीघा निकलता है। तो कहने का मतलब है कि खाद्य सामग्री को एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा तरीका क्या है कि जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए। अब जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने तरीके बताए, आगे चल के उस पर डिटेल में बात करेंगे, जैसे देर से शादी करना और फैमिली प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी थी। तो उन्होंने कहा या तो मनुष्य स्वयं जनसंख्या को नियंत्रित करे, या प्रकृति स्वयं समाज में संतुलन बनाने के लिए प्राकृतिक चेक सक्रिय हो जाते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, इस तरह की चीज़ें, युद्ध हैं, प्लेग है, जो अभी कोरोना वायरस आया था, ये सब उसी का पार्ट है। उन्होंने उस समय बता दिया था 1798 में। अगर समाज अपने सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें लागू नहीं करेंगे तो आगे चलकर समस्या हो सकती है, और इसी को देखते हुए आज भी उतना ही मान्यता प्राप्त है। और सबसे ज़्यादा हर एक समाज की चिंता ये है कि लोगों को भोजन कैसे प्रोवाइड कराया जाए। आज जो भारत में भी राशन, फ्री राशन देने की जो बात है, तो ये है कि किसी तरह जनसंख्या को, ऐसे लोग जो भूख से आंदोलन ना कर दें, उनको फ्री राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये इसी कड़ी का पार्ट है। दूसरा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। ये लगभग हर एग्जाम में पूछी गई है। आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी, किसकी पुस्तक है और क्या है। तो ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है, ये अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पर पहली पुस्तक मानी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई, नाम क्या है, और ये इस किताब में मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी माना गया। तो यहाँ पर एडम स्मिथ, तो ये फैक्ट हैं इस काल में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आता है समाजशास्त्र के विकास की, ऑरिजिन और विकास की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज। इस अवस्था का प्रारंभ समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट के जन्म 1798 फ्रांस, यूरोप से माना जाता है। यही समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक अवस्था है। यानी अभी तक जो हम बात कर रहे थे, समाजशास्त्र का अतीत बहुत पुराना है, किंतु इसका इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है। तो हमारा अतीत समाजशास्त्र का वहाँ से शुरू होता है जहाँ से मानव ने जीना शुरू किया, और आप कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल, उसके बाद से ये लगातार क्रम चला आ रहा है। मनुष्य के जीने का, जीने के तरीके, उसकी वे ऑफ लाइफ क्या हो, सामाजिक नियम क्या हो, रीत रिवाज, हर तरीके की चीज़ें मनुष्य ने अपने लिए बना रखी थी। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
तो जैसी जैसी समाज में आवश्यकताएं पड़ी वैसे वैसे मनुष्य ने आविष्कार किए, लगातार समाज को लेकर यहाँ तक आ गए। अब यहाँ कुछ एक सवाल ये पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के उद्भव के लिए बौद्धिक परिस्थितियां कौन कौन सी उत्तरदायी थी। दो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। एक तो बौद्धिक परिस्थितियां, इंटेलेक्चुअल सर्कमटेंसेस क्या थे, और दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको गौर से करना है, ये आपको बताते हैं। तो बौद्धिक परिस्थितियां ये सारी बौद्धिक परिस्थितियों में आ जाती है, लेकिन जब हम सामाजिक परिस्थितियों की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ ये दो चीजें आएंगी। तो पुनर्जागरण जो एनलाइटनमेंट का एज था, ये 1450 से लेकर 1800 BC तक का काल है। यूरोप में विशेष रूप से रेनेसां जो इटली से शुरू हुआ, इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पुनर्जागरण में लोगों की तार्किक शक्ति बढ़ने लगी थी। जैसा कि पहले चर्च द्वारा ये प्रचारित किया गया था कि पृथ्वी सेंटर में है और पूरा यूनिवर्स उसका चक्कर लगाता है, बाइबल में यही लिखा है। तो वही थ्योरी पूरे समाज में मान्यता प्राप्त थी। सबसे पहले कोपरनिकस ने ये बताया कि नहीं, पृथ्वी सेंटर में नहीं है बल्कि सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी मानी गई उनकी। कोपरनिकस को चर्च के विरोध में बात करने के लिए उन्हें सजा दी गई, उन्हें मरवा दिया गया, जिससे कोई और इस तरह की बात ना करे। उसके लगभग 80-90 साल बाद 1553 में, आई थिंक डेट शायद कंफर्म कीजिएगा, गैलीली कहा जाता है, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और उस दूरबीन से उन्होंने देखकर लोगों को बताया कि न सिर्फ पृथ्वी बल्कि उसके जो अन्य ग्रह हैं वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने दूरबीन के माध्यम से दिखा भी दिया। तो मतलब प्रमाणित हो गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। और वहां से लोगों का तार्किक शक्ति ने जन्म लिया। इसी बीच जो वैज्ञानिक क्रांति साथ साथ हो रही थी, इसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, इसमें जो नेचुरल साइंस का जन्म हो रहा था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस टाइप के ये विषय। तो ये जो साइंस वाले विषय थे, इन्होंने, चूंकि साइंस जो है किसी चीज़ के लिए उस चीज़ का प्रमाण प्रस्तुत करती है। कोई चीज़ क्यों है, क्या है, उसका निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन किया जा सकता है, अपनी आंखों से देखा जा सकता है, उसको कोई काट नहीं सकता। H2O, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल क्या नाम है, ऑक्सीजन का अगर मिला दें तो पानी बनता है, ये फैक्ट है। तो वो जो फैक्ट, साइंटिफिक स्टडी और साइंस का बोलबाला, लोगों की तर्क शक्ति जागृत हो गई और चर्च के अधिकार जो है सीमित होने लगे। लोगों ने चर्च की बातों पर विश्वास करना कम कर दिया। तो ये जो एक आंदोलन से चला, वहां पर चर्च में जो शोषण था लोगों के, उनको धार्मिक तरीके से सोचने में जो मजबूर किया जाता था, अब लोग तार्किक ढंग से सोचने लगे, अपने आप को फ्री महसूस करने लगे। और इसी बीच वाणिज्यिक क्रांति, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ है, जिसमें बैंकिंग व्यवस्था का उदय हुआ, कंपनियों का उदय हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इसी काल में। भारत के साथ व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा 1498 में जब भारत आया, तो यहाँ से जो सामान लेके गया था, मसाले वगैरह केरल से, वो उसके सारे खर्चे काट के 60 गुना कीमत पे ज़्यादा बिके। और वास्को डी गामा ने एक पूरी तरह समुद्री मार्ग खोज निकाला था, जो इटली, पहले सारे लोग इटली से होकर निकलना पड़ता था अगर इधर आना है पूरब में, तो वहाँ उन्होंने जब रास्ता बंद कर दिया, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो नए रास्ते खोजने की बात हुई और उसमें समुद्री मार्ग खोज निकाला गया वास्को डी गामा के द्वारा। और इस
प्रकार जो है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, क्योंकि ये पूरे यूरोप में बात फैल गई कि इधर इंडिया नामक जो देश है वहाँ पर व्यापारिक कंडीशन बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भले सीधे भी हैं और यहाँ पर व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी समय महारानी एलिजाबेथ से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया और उनको एकाधिकार दिया गया। तो इंडिया और चाइना के साथ व्यापार करने के लिए, ईस्ट में व्यापार करने, इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। और वो कंपनी जो है भारत में आई। कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड संगठन था जिसमें लोगों की पूंजी लगी थी, शेयर होल्डर्स थे उस कंपनी के, और उस कंपनी से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉफिट होने वाला था। इस तरीके से रेसिप्रोकल थे दोनों, यानी राजतंत्र को और उससे लाभ होने वाला था, राजतंत्र की मजबूती भी हो रही थी एक तरफ से। दूसरी तरफ ये जो कंपनियां, जो पुराने व्यापारी जो पुराने तरीके से व्यापार करते थे, अब वो नए तरीके से व्यापार करने लगे। बैंकिंग व्यवस्था का उदय हो गया। जो कैश लेके चलते थे उनकी लूटपाट हो जाया करती, उसकी जगह चेक आ गए बैंक से। तो जो चेक यानी जो पेपर मुद्रा थी उसकी वैल्यू उस पर जो लिखी रहती थी, तो पेपर का आदान प्रदान होने लगा। मध्य वर्ग का उदय हुआ, यानी जो एक ऐसा वर्ग जो सर्विस क्लास, मिडिल क्लास कह सकते हैं, वहाँ से निकल के आया। राजतंत्र को मजबूती मिली। यूरोपीकरण से मतलब है कि जो यूरोप के लोग इधर आए और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली अपनी फैक्ट्री जो है 1607 में सूरत में लगाई। एक व्यापारिक, उस समय जहांगीर के शासनकाल में, तो जो ये लोग कंपनियां लगाते थे, इस्टेब्लिश करते, उस समय मुगलों का शासन था यहाँ पर और मुगलों की सत्ता को कोई चुनौती देने वाली ताकत नहीं थी। तो उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आके परमिशन ली यहाँ व्यापार करने के लिए। जहांगीर के बाद शासन चलता रहा, इनका व्यापार होता रहा। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कलकत्ता में खोल ली 1911 में, 1911, और वो व्यापार करने के साथ साथ और भी चीज़ें करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या करने लगी? जैसे राजा, एक राजा से दूसरे राजा को मतलब उनको क्लैश कराना, एक दूसरे से उनकी मतलब एक तरीके से इस देश की एक समस्या उन्होंने पहचानी, क्योंकि वो अंग्रेजों की एक और विशेषता थी, जहाँ जहाँ वो जाते थे पहले वो अपने मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट भेजते थे। तो वो लोग वहाँ पे अध्ययन करते थे कि इस देश की कमजोरी क्या है, उसका पता लगाते थे। तो यहाँ कमजोरी ये थी कि यहाँ एक राजा दूसरे राजा से बात नहीं करता था, कई सारी छोटी छोटी रियासतों में देश बटा हुआ था। तो जो राजा अपनी टेरिटरी को ही अपना देश समझता था, बगल में क्या हो रहा है मतलब नहीं था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, और वो इसमें लगातार कामयाब होते रहे। यहाँ इस चीज़ को समझने में काफ़ी देर लग गई। तो उपनिवेशवाद का चरम कह सकते हैं, पीक ऑफ कॉलोनिज्म। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ वैज्ञानिक विषय इनका उदय हो रहा था, और जो लोगों की तार्किक शक्ति बढ़ रही थी, इससे धीरे धीरे समाज में एक अपने जो सत्ता है उसके प्रति भी लोग ये सोचने लगे। जैसे पहले ये माना जाता है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक घटना और होती है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। ये लैंडमार्क डेट। इस क्रांति में क्या हुआ कि वहां पर जो लोकतंत्र था, सॉरी राजतंत्र था, मोनार्की थी, लुई 16 का शासन था। तो लुई 16 जो थे वो अपने प्रजा के प्रति उनकी समस्याएं क्या हैं,
उनका उनके बीच में क्या क्या डेली क्या प्रॉब्लम चल रही है जनता की, ये उससे बिल्कुल अवेयर नहीं थे। उनकी पत्नी एंटोनिया जो वो बहुत ही खर्चीली थी, वो अपने खर्च के लिए जानी जाती थी। वो अपने जो बालों की सजावट करती थी, जो आप पुरानी एनसीईआरटी में चित्र देखेंगे तो उसमें कई कई पाउंड पैसे खर्च होते थे और वो जनता का पैसा था। तो बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि हमारे समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं। और इसी बीच जब वहाँ जन विद्रोह हुआ, जनता महल की तरफ राजा की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जब आगे बढ़ी, महारानी को बताया गया तो उन्होंने कहा कि विद्रोह कर दिया जनता ने। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, दे डोंट हैव ब्रेड। तो उन्होंने कहा कि इफ़ दे डोंट हैव ब्रेड देन ईट केक। तो ये इनका काफ़ी फेमस डायलॉग है। इसका मतलब उनकी सत्ता को पब्लिक ने उखाड़ के फेंक दिया, राजा और महारानी को मार दिया। और वहाँ पर 3 मूल्य जो हैं वो निकल के आए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे भारत की प्रस्तावना में भी ये तीनों शब्द यहीं से लिए गए। पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना में ये कहाँ से लिए गए शब्द। तो स्वतंत्रता, समानता, लोग चाहते थे कि इक्वल व्यवहार करें और उन्हें फ्रीडम मिले, और बंधुता, आपस में भाईचारा। तो ये नारा जो है यहीं से निकल के आया, फ्रांसीसी क्रांति से। ये पूछा जा सकता है। तो इस क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? राजतंत्र से लोकतंत्र यानी मोनार्की से डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। यूरोपीय समाज में राजनीतिक संरचना बदल गई पूरी तरीके से, इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। और शुद्धता, समानता, बंधुत्व की भावना निकल के आई। अब इस बीच जो है मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? मैं कोई फास्ट अगर ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं मैं थोड़ा डिटेल में जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, आपने कई बार महसूस किया होगा, कई बार पेपर देने के बाद भी नेट क्लियर नहीं होता है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई तैयारी, जो तैयारी आप कर रहे हैं, ये बेसिक फार्मूला ये है कि जब आप नेट की तैयारी करें तो आपका लेवल जेआरएफ के बराबर होना चाहिए, तब आप नेट क्वालिफाई करेंगे। जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपकी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो आपकी तैयारी रिसर्च और आईएएस लेवल की होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप जिस चीज़ को अचीव करते हैं, अपना टारगेट उससे ऊपर रखेंगे, तभी वो चीज़ अचीव हो पाएगी। ये वेल नॉन थ्योरी है। तो आपको अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और लेवल बढ़ाने में कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा डिटेल में किसी चीज़ को समझते हुए सीक्वेंस वाइज, यानी अगर हम किसी चीज़ को रिलेट करके चलें कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इस चीज़ का हमें हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, जिससे हम बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हम उनको नेगेटिव अप्रोच से करते हैं कि भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इस काल की घटना है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा होगा। तो अगर हम गेस भी करते हैं तो हमारे पास विकल्प कम हो जाते हैं, 4 की जगह 2 हो जाएंगे, तो हमें आसान हो जाएगा उसमें चूज़ करना। तो ये पुनर्जागरण, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का काल काफ़ी बड़ा है। इसमें क्या क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? इसमें बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई, सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद का उदय हुआ, नगरीकरण, जनसंख्या का केंद्रीकरण, व्यक्तिवादिता, गंदी बस्तियों का उदय, ये इसके नेगेटिव पॉइंट में। इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज में, क्योंकि
पहले जमींदारी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था थी, तो जो मेन जो था वो कृषि उद्योग था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो तरीका था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था और जमींदारों का उस पर आधिपत्य था। जब ये टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया, जेम्स वाट का भाप का इंजन हुआ, एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, और इसी तरीके से तमाम सारे वैज्ञानिकों ने जो खोजें की, इनकी लिस्ट है, तो उन खोजों के तहत जो मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी के द्वारा फैक्ट्रियों में उनके उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां लगाई गई। तो फैक्ट्रियों को लगाना बड़े पैमाने पे, इसको कहते हैं औद्योगिकरण। वो औद्योगिकरण व्यवस्था, कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई और उन उद्योगों में काम करने के लिए गांव से शहर की तरफ आना, यानी जो उद्योग बने उनके आसपास फिर लोग रहने लगे, तो धीरे धीरे वो शहर डेवलप होने लगे और उन पर बड़े पैमाने पर लोगों का रहने के लिए आना, वो कहलाता है नगरीकरण। यानी दिस प्रोसेस नोन एज अर्बनाइजेशन, फ्रॉम विलेज टू सिटी। जो लोग काम करने के लिए आते थे वो वहीं रहते थे, फिर और आने लगे और आने लगे, तो इस तरीके से नगरों की स्थापना। यानी आप देखें कि जब भी उद्योग लगाए गए हैं तो किसी न किसी नदी के किनारे लगाए गए हैं। तो मान लीजिए कोई उद्योग की स्थापना हुई तो वो उद्योगों में काम करने के लिए फिर लोग धीरे धीरे रहने लगे, वहीं बसने लगे, उनके स्कूल कॉलेज। तो इस तरीके से नगर बनने लगे। और ये किसी भी नगर के पड़ोस में ग्रामीण इलाका होता है, विलेज। तो फ्रॉम विलेज टू, तो लोग जो काम करने के लिए गांव से आए, तो ये प्रक्रिया कहलाती है नगरीकरण। अर्बनाइजेशन। एक सवाल पूछा जाता है कि अर्बनाइजेशन जो है किसका परिणाम, तो औद्योगिकरण का परिणाम है। औद्योगिकरण के बाद नगरीकरण आया है, ये विकल्प ध्यान से चुनेंगे। ऐसा नहीं हो कि अब नगरीकरण को पहले सीक्वेंस वाइज लगा दें और बाद में औद्योगिकरण लगाएं। औद्योगिकरण आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो गंदी बस्ती, क्योंकि अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग आके रहने लगे। तो जो पुराने शहर थे, वेनिस टाइप के, रोम, ये वेल प्लान्ड सिटीज़ थे। लेकिन जो नए, जैसे मैनचेस्टर, जो उद्योग, बस उद्योग के नाम से जाना जाता है, न्यू सिटी में औद्योगिकरण के बाद बना, तो वहाँ पर जो प्लानिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी गंदी बस्तियाँ भी, उनका इमरजेंस हुआ। तो ये परिस्थितियाँ जो है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक परिस्थितियाँ हैं। बौद्धिक इसलिए कहा गया कि लोगों ने कॉलोनी कैसे बने, देशों पे कब्जा कैसे हो, और कॉलोनियल जो उपनिवेशवाद है, यानी किसी देश को अपना गुलाम बना लेना, ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पे। इस प्रक्रिया में चार्ल्स डार्विन की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और दूसरी किताब है 1871 में आई है, द डिसेंट ऑफ मैन। ये दो किताबें जो हैं
चार्ल्स डार्विन ने ये बताया, इसमें इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम दिया, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, यानी समाज में अनुकूलन करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है, और जो लोग परिवर्तन नहीं ला पाते हैं वो समाज के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो प्रजाति खत्म हो जाती है। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये एक तरीके से इस किताब ने लोगों को ये अधिकृत कर दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो ताकतवर है, तो लोगों को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला है। इसके बाद जो है उपनिवेशवाद काफ़ी चरम पे पहुंच गया, और डिसेंट ऑफ मैन ने उस धारणा को ख़त्म कर दिया जो ये कहा जाता था कि भगवान ने, ईश्वर ने अपने जैसी अनुकृति में मनुष्य का मतलब मानव का निर्माण किया, मनुष्य को बनाया, ईश्वर ने बनाया। इस थ्योरी को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का उद्विकास हुआ है, उद्भव हुआ है सरल से जटिल की ओर बड़े धीरे धीरे। और उन्होंने बताया कि प्रोटोजोआ से मेटाजोआ, सरीसृप रेंगने वाले और रीढ़ बीन स्तनधारी, उसके लास्ट में मानव का उद्भव हुआ, और ऐसे ऐसे इतने सालों में, क्योंकि और ये भी बताया कि मनुष्य के पूर्वज जो थे वो बंदर थे। तो ये थ्योरी जब आई तो ये उस बात को बल मिला और साइंटिफिकली चीज़ें प्रूव हो गई। आज भी ये थ्योरी मानी जाती है। इस पर हम लोग और बात करेंगे। तो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि क्या क्या हुआ, इनको बौद्धिक परिस्थितियां क्यों कहते हैं। ये जो दो चीज़ें, इतनी चीज़ें हुई इनको बौद्धिक परिस्थितियों में, इसके बाद सामाजिक परिस्थितियां। तो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए सामाजिक परिस्थितियों का जन्म हुआ। कौन सी सामाजिक परिस्थितियां? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। ये दो, अगर आपका जो विकल्प आएगा उसमें सामाजिक परिस्थितियां कौन सी मानी गई, तो ये मानी गई हैं। इन परिस्थितियों में क्या हुआ, हालांकि ये आपके जो आईएएस वगैरह का एग्जाम देंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो उसमें ये बैकग्राउंड पूछा जाएगा। आपके जो सोशियोलॉजी में सवाल आएगा वो यहीं से आएगा, वो आपका फ्रांस की क्रांति और राजनीतिक क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति नोन एज पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। पहले जो हाथ से उत्पादन होता था, मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा था। यहाँ एक चीज, शब्द बार बार आ रहा है, क्रांति। रिवोल्यूशन आगे चल के सामाजिक परिवर्तन में इस पर डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, एक क्रांति का मतलब होता है किसी भी वर्तमान व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन। कोई भी व्यवस्था जो प्रचलित हो उसमें पूरा आधारभूत चेंज हो जाए, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाए, तो उसको क्रांति शब्द दिया जाता है। इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, इसका कहीं भी कोई ऐसा नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता, तो इसको क्रांति शब्द कहा। ये बार बार क्रांति शब्द आया है। मानवीय सभ्यता की पहली क्रांति हमने आपको बताया था कल के न्यूलिथिक एज में हुई है, जब करीब 16 आविष्कार मनुष्य ने कर डाले थे। मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, उसका क्रेनियल कैपेसिटी बाकी लोगों से ज़्यादा है। प्रजाति वाले चैप्टर में इस पर और बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये दो परिस्थितियाँ, इन दो परिस्थितियों में आखिर क्या हुआ था, क्यों ये परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक संरचना बदल गई पूरी तरीके से, और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से, जो इंग्लैंड में हुई थी, उससे पूरी की पूरी आर्थिक संरचना बदल गई, यानी सामंतवाद की जगह पूंजीवाद का उदय हो गया। कैपिटलाइजेशन, मॉनेटरी
इनका उदय हुआ और पूरी तरीके से आर्थिक संरचना बदल गई। तो ये दोनों ही घटनाएं यूरोप में हुई थी। तो पूरे यूरोपीय समाज में सामाजिक और आर्थिक संरचना बदलने से सामाजिक संरचना बदल गई। अब उस समय के जो विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनमें एक बात ये आई कि एक ऐसे नवीन विज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान का बोलबाला शुरू हो गया था, नेचुरल साइंसेस का जन्म हो गया था। तो ऐसा एक विज्ञान जो मनुष्य के संपूर्ण, इन बदलती हुई परिस्थितियों में मनुष्य के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर सके। उससे पहले जो भी नेचुरल साइंसेस थे समाज में, वो मनुष्य के किसी एक पहलू का अध्ययन करते थे। जैसे राजनीति शास्त्र उसके राजनीतिक पहलू का अध्ययन था, अर्थशास्त्र उसके आर्थिक पहलू का अध्ययन था, मनोविज्ञान उसके मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन करता था। तो इस तरीके से एक ऐसे नवीन विज्ञान की आवश्यकता थी जो साइंटिफिकली प्रूव कर सके और साइंस की तरह से हो, और समाज की इन बदलती हुई परिस्थितियों को इनकी विवेचना कर सके, इनके बारे में बता सके। ये साइंस बनाने का लॉजिक क्यों था? ये इसलिए था कि विज्ञान में किसी चीज का निरीक्षण, परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और उसका जो रिजल्ट है उसको रीटेस्ट भी किया जा सकता है। ये विज्ञान की विशेषता है। और जो फैक्ट है वो फैक्ट हमेशा हर जगह रहता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो ये माना गया उस समय कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो निश्चित नियमों से गवर्न हो रहा है। लाइट की स्पीड एक निश्चित है, पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमना एक निश्चित गति से, पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना एक निश्चित गति से, है ना, कि 365 दिन 6 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेगी, 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाएगी, दिन रात का निकलना, दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन होना। तो इसी पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी है, सौरमंडल और पृथ्वी पर मनुष्य है। तो ये जो मनुष्य है, मनुष्य नामक प्राणी है, इसके भी व्यवहार के कुछ न कुछ नियम जरूर होंगे। इन परिस्थितियों में मनुष्य किस तरह का व्यवहार करता है, इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, तो इसका पता लगाने के लिए एक नए विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया गया। और उस समय के जो थिंकर थे उसमें सेंट साइमन काफ़ी प्रचलित नाम है यूरोप में। उन्हीं के एक शिष्य, उनके फॉलोअर जो उनको काफ़ी आदर करते थे, उनका नाम था अगस्ट कॉम्ट। इनका जन्म 1798 में फ्रांस में हुआ। अगस्ट कॉम्ट, चूँकि फ्रांस में ये घटनाएं हुई, यूरोप में सारी घटनाएं हुई, तो इन लोगों पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। ये जो क्रांतियों के फलस्वरूप ये चीज़ें, सामंतवादी की जगह पूंजीवादी, नगरीकरण, ये संयुक्त परिवार के स्थान पर एकांकी परिवार, सामाजिक परिवर्तन, यानी गांव से जब लोग आए तो कोई एक व्यक्ति आता था फैक्ट्री में काम करने के लिए, फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली को ले आता था वहाँ पर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को। जबकि गांव में लोग रहते थे, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, सारे लोग एक साथ रहते थे, लेकिन जब वो शहर में काम करने आया तो अपनी फैमिली को लेके गया। तो यहाँ से एकांकी परिवार शुरू हुआ। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, अब चूंकि आदमी थोड़ा सेल्फिश भी हुआ जब मॉनेटरी आ गई। पहले पैसा नहीं था, तो लोग व्यवहार से, आगे चल के इस बात करेंगे कि बार्टर सिस्टम था, चीज़ों का आदान प्रदान हो जाता था, पैसा नाम की चीज़ नहीं थी। अब चूंकि पैसा आ गया तो व्यक्तिवादिता आ गई, और इधर शुद्धता। तो ये चीज़ें जो है हम लोग बात कर चुके हैं इस पर कि ये पूरे यूरोप में उथल पुथल हो रहा था। और इसी समय दो विद्वान, सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्ट, को काफ़ी प्रभावित किया। और अगस्ट कॉम्ट ने अपने गुरु की साइंस बनाने की, जो नए साइंस के उदय, मतलब खोज की, स्टेब्लिश करने की जो मांग थी, उसको उन्होंने, चुनौती को स्वीकार किया। और काफ़ी अध्ययन करने के बाद उन्होंने
अगस्त कॉम्ट ने सेंट साइमन इसको सामाजिक जीव विज्ञान बनाना, सिर्फ जीव विज्ञान नाम रखना चाहते थे। अब ये फैक्ट हैं जो पूछे जाते, इनको आप सीक्वेंस से समझ लीजिए। इस सेंट साइमन इसको सोशल बायोलॉजी, जीवन से संबंधित है, जीव से संबंधित है, सोशल बायोलॉजी नाम रखना चाहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या नाम देना चाहते थे। अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम रखा सोशल फिजिक्स। फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी। ये पूछा जाता है कि समाज शास्त्र से पहले उन्होंने किस नाम से पुकारा। फिर उन्होंने देखा कि ये सोशल फिजिक्स उन्होंने 1837 में 1837 में नाम दिया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि 1835 में 1835 में बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्विटलेट, उन्होंने अपने एक लेख में सोशल फिजिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने ये नाम परिवर्तित करने का फैसला किया और उसकी जगह उन्होंने सोशियोलॉजी कर दिया इसका नाम, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र क्या है? अब इसकी उत्पत्ति ये सामाजिक भौतिकी रखना चाहते थे, तो वैज्ञान ये जो बेल्जियम के वैज्ञानिक क्विटलेट, इस शब्द का ये अपने आपको बताइए समाज शास्त्र नाम रखा। बोटोमोर ने समाज शास्त्र का ये जो पूरा काल है, इसको उन्होंने समाज शास्त्र का प्रागैतिहासिक काल कहा है, फ्री हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। This period is known as prehistory of sociology according to Botomore। तो सोशल बायोलॉजी सेंट साइमन नाम देना चाहते थे, सोशल फिजिक्स कॉम्ट ने रखा, लेकिन इससे पहले इन्होंने देखा कि नाम इस्तेमाल हो चुका है, तो उन्होंने वेरी नेक्स्ट ईयर 1838 में इसको बदल दिया और समाजशास्त्र नाम रखा। अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 में पब्लिश हुई है, इसमें सोशियोलॉजी शब्द की रचना लैटिन और ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा से एक शब्द लिया सोशियस और ग्रीक भाषा से एक शब्द लिया लोगस, इनको मिला के इन्होंने, जिसका मतलब होता है समाज और विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान। तो इस तरीके सोशियस, लोगस, ये लैटिन भाषा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है समाज, इसका मतलब शास्त्र, इसका मतलब समाज का विज्ञान यानी सोशियोलॉजी। तो ये इसका इतिहास शुरू हो गया, लॉन्ग पास्ट बट ए वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। तो 1838 का मतलब हो गया लगभग 189 के आसपास ईयर हुए हैं समाज इस शास्त्र को, और हजारों करोड़ों वर्षों से समाज चला आ रहा है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा, क्योंकि लिखित जो समाजशास्त्र पहली बार शब्द आया वो 1838 में आया, इसलिए उन्होंने कहा, वीरिस्ट्रीड ने, कि सोशियोलॉजी हैज़ इट्स लॉन्ग पास्ट बट ए वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए होंगे विगत वर्षों में, उनको आप ढूंढिए, देखिए, और नहीं तो फिर हम तो बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई आपको। मेरा ये सेकंड वीडियो है, कल जो बनाया था वो पहला था, वेरी फर्स्ट। तो इन दोनों में आपको जो भी चीज़ें लगे कि इसमें क्या परिवर्तन और होना चाहिए, पढ़ाने के तरीके में, फास्ट है, स्लो करना है, स्लो है, फास्ट करना है, और फैक्ट जो मैंने ये समझता हूँ कि ये फैक्ट पूछे गए एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है। अगर आप रिवाइज करेंगे इनको टू दी पॉइंट, की नोट्स बना के, सारी चीज़ें बोल्ड कर दी गई, जो जो बोल्ड है इनको एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल इस पर बात करेंगे, इससे आगे की। यहाँ तक आज समाजशास्त्र का जन्म हो गया, और ये जो फैक्ट हैं
इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और जो भी आपके कमेंट्स होंगे आप हमें बताइए, उसके अनुसार रणनीति में परिवर्तन करेंगे। थैंक यू।